नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह 100 टेस्ट का टेस्ट नंबर 4 है। अगर इससे पहले 3 टेस्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा कर के ज़रूर देख लें, क्योंकि यह टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन सीरीज में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस टेस्ट को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने स्कोर की जांच करें कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आइए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस घटना के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई। कहता है किस घटना के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये चौरा चौरी हत्याकांड आपको 5 मार्च 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 1922 को हुआ था। वो सहयोग आंदोलन आपको 5 मार्च 2020 को 5 मार्च 2020 को सॉरी 1920 को, सॉरी दोस्तों, 2020 नहीं, 1920 को हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था। ये सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। आइए एक बार फिर देख लीजिए। चौरा चौरी कांड आपको हुआ था 5 मार्च 1922 को। वो सहयोग आंदोलन हुआ था 5 मार्च 1920 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो इतना फैक्ट आप याद रखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कहता है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो किसके विरुद्ध में किया था? किस लिए इन्होंने दांडी मार्च किया था? तो इन्होंने दांडी मार्च जो किया था पूर्ण स्वराज्य के लिए किया था। किसके लिए किया था? पूर्ण स्वराज्य के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। और इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने लोगों के साथ शुरू किया गया था? इसमें 78 लोगों के साथ शुरू किया गया था, जो कि 211 मील चलने के बाद नमक कानून तोड़ा था। नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। कहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल बना या हुआ? प्रथम गवर्नर स्वतंत्र होने के पश्चात प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो यह बने थे आपको लॉर्ड माउंट बेटन। देखिए सिराज गोपालाचारी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ भारतीय नहीं पूछा जा रहा। अगर भारतीय पूछा जाता तो सिराज गोपालाचार्य होते, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम गवर्नर को, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो ये लॉर्ड माउंट बेटन बने थे। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं भारतीय गवर्नर पूछे जाते कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तब सिराज गोपालाचारी होते, लेकिन यहाँ इसका सही आंसर होगा माउंट बेटन। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, जो कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए हैं, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है आपको कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ है? कुंडलग्राम में हुआ है, जो कि वैशाली में स्थित है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, बिंदुसार पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था, ये आपको बताना है। तो बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कौटिल्य ने रचना की थी। कहता है कि दिए निम्नलिखित में से किसकी रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया था? तो कौटिल्य के रचना आपको अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1774 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, जो कि एक यूरोपीय विद्वान थे। आइए आगे देखते हैं। कहता है 3 विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना कब हुई थी? कहता है कि 3 विश्वविद्यालय जिनमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तीनों की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना आपको 1857 में की गई थी। कब की गई थी? 1857 में की गई थी। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1854 में इसका अलग से फैक्ट लीजिए। 1854 ईस्वी में गठित चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिश पर, जो कि 1854 में यह सिफारिश की गई थी, इसी के आधार पर आपको 1857 ईस्वी में इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो आपको इसका नाम आपको याद रखना क्या है? चार्ल्स वुड डिस्पैच सिफारिश के आधार पर 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 ईस्वी में। कब? 1854 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं। कहता है राजतरंगिणी किसने लिखी थी? राजतरंगिणी
किसने लिखी थी? यह कल्हण के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययनों को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स ये सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। और आर्कियोलॉजी आपको पुरातात्विक विज्ञान का अध्ययन है। यहाँ आंसर होगा एपिग्राफी। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है तबकाते अकबरी की रचयिता कौन था? तो इस तबकाते अकबरी के रचयिता कौन था? इसकी रचयिता निजामुद्दीन अहमद थे। कौन थे? निजामुद्दीन अहमद थे। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? कहता शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसके राज्य का मुख्य स्रोत चौथ था। क्या था? चौथ था, जो एक प्रकार का कर हुआ करता था, जिसका मतलब होता है भूमि पर लगाए गए हिस्से का 1/4 कर के रूप में देना होता था। इसे ही चौथ कहा जाता था। चौथ एक प्रकार का कर था। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अलबरूनी किसके दरबार से संबंध था? अलबरूनी का किसके दरबार से संबंध था? तो इसका संबंध महमूद गजनबी के दरबार से था। किसके दरबार से था? मोहम्मद गजनबी के दरबार से अलबरूनी का संबंध था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे दे देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो यह चुना गया था आपको राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन 1939 में अध्यक्ष चुने जाने के कारण यहाँ इन्होंने महात्मा गांधी जी के द्वारा चुने गए मेंबर को हरा करके जीता था, जिसके कारण महात्मा गांधी खुश नहीं थे। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया। कब दिया था? 1939 में अपना इस्तीफा तुरंत दे दिया था, जिसके वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह मौका मिला और वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो यहाँ बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही, राजेंद्र प्रसाद। सी नंबर सही आंसर है। आगे है कहता कि निम्नलिखित में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? कहता वह कौन सा देश है जिससे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो वह देश कोई दूसरा नहीं, अपना देश भारत है, जिससे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी इन 3 देशों से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? तो इसमें झेलम नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है। सॉरी दोस्तों, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में है? तो ये झेलम नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में है,
बाकी इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आगे है आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। जो सुमेलित है उसे चुनना है। एक में कहता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा। यह गलत है। यह जैव सुरक्षा नहीं होगा। ये जैव सुरक्षा नहीं होकर जैव सुरक्षा पर बल होगा। क्या होगा? जैव सुरक्षा पर बल होगा। इस पर बल होगा। जैव सुरक्षा पर बल होगा। कहता है रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि। ये आर्द्रभूमि पर बल होगा। इसमें सुमेलित चुनना था तो इसका सॉरी दोस्तों, ये सारे के सारे सुमेलित हैं। डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहता सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता आपको शांति घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी में पाई जाती है। 19 का 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये शांत घाटी आपको केरल में है। कहाँ है? केरल में है। केरल में है। एक फूलों की घाटी आपको कश्मीर में, सॉरी उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। कश्मीर की घाटी आपको जम्मू कश्मीर में है। सुरमा घाटी, ये सुरमा घाटी आपको असम में है। यहाँ होगा शांत घाटी। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और बहुत जल्द बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। बहुत जल्द इस पर साइंस का टेस्ट भी शुरू किया जाएगा, जिसमें 2400 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शामिल किया गया है, जो कि आपको 60 सेट में पूरा कर दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन है? ये आपको बताना है। धौलाधर जनजाति की प्रमुख जनजाति आपको गद्दी है। कौन है? गद्दी है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रेंगुर मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो रेंगुर मिट्टी सबसे अधिक आपको महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जेलेपला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? जेलेपला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको सिक्किम में स्थित। कहाँ है? यह सिक्किम में स्थित है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो ये आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच अवस्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। कौन है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच मेनरहीम रेखा है। कौन है? मेनरहीम रेखा है।
इतना आप याद रखिएगा। आगे कहता है रंजित परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो रंजित परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको सिक्किम राज्य में स्थित है। किस गाँव में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसे तीस्ता परियोजना भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, तीस्ता परियोजना तो अलग है क्योंकि वह तीस्ता नदी पर बनी हुई है। ये रंजित परियोजना रंजित नदी पर ही बनी हुई है, रंगित नदी पर बनी हुई है जो सिक्किम में स्थित है। ए नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है। कहता है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो चंबल गंगा की सहायक नदी नहीं है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 2 कथन दिया गया है और इन पर विचार करना है कौन इसमें सही है कौन गलत है। कहता है कि चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव एवं व्यापार चक्र से संबंधित होता है। यह सही है। चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है। यह गलत है, अस्थायी प्रकृति की नहीं होती है। ए नंबर बिल्कुल सिर्फ 1 नंबर सही है। तो आइए देखते हैं, केवल 1 सही है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे सुमेलित करने के लिए कह रहा है। कहता है कि निम्न में से कौन युग में सुमेलित है, ये आपको बताना है। कहता उर्जित पटेल समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित है। नहीं, यह गलत है। नचिकेत मौर्य समिति मौद्रिक नीति से संबंधित है। यह भी गलत है। नचिकेत समिति मौद्रिक नीति से नहीं, वित्तीय समावेशन से संबंधित है। और उर्जित पटेल आपको मौद्रिक नीति से संबंधित है। आप यूँ कह सकते हैं ये उल्टा हो गया है। अगर इसको ऐसे और इसको ऐसे कर देता तो बिल्कुल सही हो जाता है। और पीजे नायक समिति बैंकिंग से संबंधित, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर केवल 3 हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे देखते हैं। आगे में भी सही सुमेलित को चुनना है। कहता है ओस्लो नॉर्वे, यह सही है। सॉरी दोस्तों, सही है। वार्सा पोलैंड, यह भी सही है। नेंसडेक जापान, यह गलत है। नेंसडेक सॉरी दोस्तों, नेंसडेक जापान से नहीं, यह USA से संबंधित है। और हैंगसेंग ये हांगकांग से संबंधित है। यानी 1 2 4 बिल्कुल सही है। 1 2 4 सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे कहता है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब माना जाता है, तो यह आपको माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। ए नंबर बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है? किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है? तो ये आपको महाराष्ट्र में निवास करती है। कहाँ करती है? महाराष्ट्र में। आगे है, निम्नलिखित में किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द का प्रयोग होता है? तो यह है आपको WTO मामला में इन सब का प्रयोग होता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण होता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है? बैंकिंग, यह संबंधित है। शिक्षा भी संबंधित है। स्वास्थ्य, यह भी संबंधित है। संचार, यह भी संबंधित है। यानी चारों संबंधित है। 1 2 3 4, ये डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिए गए चारों शब्द तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है। सॉरी दोस्तों, आइए देखते हैं 35 नंबर का। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाल ऋण पर ब्याज शामिल नहीं है। यह गलत है। साधन या उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर सब्सिडी को शामिल किया गया है। सही है। मूल्य ह्रास को समायोजित गणना करने के बाद शेष बचने वाला सकल घरेलू उत्पाद ही निवल घरेलू उत्पाद होता है। सही है। 2 3 सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे कहता है सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उस समय संवैधानिक सलाहकार आपको BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह किया गया आपको रूस के संविधान से। किसके संविधान से? रूस के संविधान से। सॉरी दोस्तों, ये रूस नहीं, फ्रांस के संविधान से लिया गया था। किसके संविधान से? फ्रांस के संविधान से लिया गया था। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान की कौन सा भाग भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है? तो यह आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा।
आगे कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किया गया ये क्या है? तो यह एक आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ऐसे कंडीशन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह आपको अनुच्छेद 111 के अंतर्गत रोक सकते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। कब की गई थी? तो यह पहली बार देश में 2005 में जारी की गई थी। कब की गई थी? 2005 में जारी की गई थी। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह आपको संयुक्त अरब अमीरात करता है, सऊदी अरब करता है। कौन करता है? सऊदी अरब करता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है? कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है? तो यह है आपको अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता कि भारत के वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य क्या है? कहता भारत में का जो वित्तीय आयोग होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो यह आपको डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं से संबंधित है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत सरकार ने देश में के 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? तो यह आपको जुलाई 1969 में किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और इस आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यह अनुच्छेद आपको 56 में शामिल है। सॉरी दोस्तों, यह 56 में शामिल नहीं है, यह आपको 51(1) में शामिल है। 51(1) में शामिल है। 56 में तो राष्ट्रपति से संबंधित है। 51(1) सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ है। ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? ये 1981 में भेजा गया था प्रथम अभियान भारत की तरफ से। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है कि हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान दिया गया? भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को 7वां स्थान मिला है। कितना मिला है? 7वां स्थान मिला है। आगे, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? अमेरिका की पहली वित्त महिला मंत्री कौन बनी है? तो ये जेनेट एलेन बनी है। कौन बनी है? जेनेट एलेन बनी है। ए नंबर सही आंसर है। आगे है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाणिज्य तथा बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो यह किया गया आपको प्रीमियम की राशि 5%। कितना? 5% निर्धारित की गई है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कोपिली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध असम से है। कहाँ से है? असम राज्य से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह आपको बिहार में यह आपको केरल में शुरू किया गया। वन स्कूल वन IAS केरल में शुरू किया गया। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो यह प्रस्तावित हुआ है आपको ओंकारेश्वर बांध पर। सी नंबर सही है। ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित की जाने को प्रस्तावित किया है, जो कि ओंकारेश्वर बांध पर किया गया है। और इसकी क्षमता 600 मेगावाट का क्षमता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, हाल ही में किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीता है? तो यह जीता है लद्दाख। किसने जीता है? लद्दाख ने जीता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोसी किस राज्य में खोजी गई? कहता है कि चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या रखा गया? उकेरिया जोसी रखा गया है। वह किस राज्य में खोजी गई है? तो यह आपको केरल में खोजी गई। कहाँ खोजी गई? केरल राज्य में खोजी गई है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्ट्रोल
प्रैक्टिस के लिए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपको मेघालय। किसने जीता है? मेघालय ने जीता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहता अगला है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस देश में 11 देश को शामिल किया गया था। 11 देश को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो यह है आपको पिंपरी चिंताड़ नगर निगम ने इसकी घोषणा की है, जो कि पुणे में स्थित है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है इनटू द कार्डनेट्स। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का है, 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह है आपको किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस देश ने टेम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है? टेम्पोन टैक्स को ब्रिटेन ने ख़त्म कर दिया। किसने ख़त्म किया है? ब्रिटेन ने ख़त्म कर दिया है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ज़मीनी और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो यह है आपको कतर देश ने कतर देश के साथ सऊदी अरब ने हवाई और ज़मीनी मार्ग खोलने की घोषणा की है कतर के साथ। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है, हाल ही में चर्चा में रक्षा नकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह आपको सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है कि हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह किया गया आपको लद्दाख में। कहाँ किया गया? लद्दाख में देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया, जिसकी ऊंचाई 3500 मीटर है। इसकी ऊंचाई 3500 मीटर है, जो कि लद्दाख में स्थापित किया गया है। आगे है, मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 21 की अतिरिक्त उत्तरदायी है। तो यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से होता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, मानव गतिविधियों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इससे उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थ की नवीकरणीय प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देता है। यही गलत है। सॉरी दोस्तों, एक नंबर ही गलत है। आपको सही है एक ही नंबर, क्यों गलत ही चुनना था, तो एक नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा।
आइए आगे देखते हैं। आगे कहता अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है कि ऑक्सोबायोलॉजी किस में संबंधित है। ऑक्सोबायोलॉजी किस में संबंधित है। यह बाह्य अंतरिक्ष में जीव अध्ययन से संबंधित है। ए नंबर संबंधित है, बिल्कुल एक ही सही है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है। क्योंकि यह कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है। तो यह एक आपको ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति ए और AB और O रक्त वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है या नहीं। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। 3 नंबर होगा। यहाँ बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा का एक खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है जब मोम को जलाया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। सही, इससे कौन सा कथन सही है यह आपको चुनना है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोम को जलाए जाने पर जो परिवर्तन होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं परावर्तन किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होती है तो किरण का आपतन कोण कितना होगा। तो किरण का आपतन कोण 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री होगा। निम्नलिखित में से बिजली का कुचालक कौन है। बिजली का कुचालक कौन है। तो बिजली का कुचालक आसूत जल है। कौन है, आसूत जल बिजली का कुचालक है। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है। तो उनके बीच में क्या समानता है। तो उनके बीच में द्रव्यमान क्रमांक की समानता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पहचानिए। कहता है इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं।
तो नीली हरी शैवाल की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा है? तो अंतर्द्रव्यीय जालिका से राइबोसोम जुड़ा हुआ है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, अस्थि तथा उपस्थि निम्न में होती है। यह है आपको कंकाल संयोजी ऊतक होती है। ए नंबर सही आंसर है। आगे है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों तथा वायु कोष्ठिका में होता है। ए नंबर सही है। आगे है, समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं वह है ऊतक। कौन है? वह ऊतक है। आगे है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो बढ़ाए गए ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा की धारिता कहते हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है, आइसोब्यूटेन का यूपीएसी नेम क्या होता है? तो इसका यूपीएसी नेम 2-मिथाइल प्रोपेन है। सी नंबर सही है। आगे है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो प्रथम बार टीके की खोज आपको एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी किसकी उदाहरण है? एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैथ है, अब इसका सिर्फ आंसर ले लीजिए, आप इसे बनाकर देख लीजिएगा। 95 का बी हो जाएगा, 96 का बी हो जाएगा, 97 का सी, 98 का 1, 99 का 1, 100 का बी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों साइंस का टेस्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, आप इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार बने रहें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।